तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली का जो दंगा हुआ था पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में, उसमें कितनी गहरी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, तो हम पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह की ये साजिश थी। साल 2020 के दिल्ली दंगे को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश की सामग्री मौजूद है और उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। दिल्ली दंगे के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद शर्जील इमाम और उमर खालिद को झटका देते हुए उन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसका कारण भी बताया। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, जिसमें दिल्ली दंगों में मारे गए 53 लोगों की मौत के बाद न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को भटके हुए नौजवान बताकर उनके मौलिक अधिकार की चर्चा होने लगी। 7 समंदर पार से भी चिट्ठियां आने लगी। कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील इनकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दिल्ली दंगे को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी एक गहरी साजिश बताया। कई एक्टिविस्ट, छात्र और बुद्धिजीवियों को यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम और पहले के कैंपस आंदोलनों से जुड़े छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद भी शामिल थे। आरोप है कि उमर और शर्जील के भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा की योजना बनाने, उसे बढ़ाने में योगदान दिया। शर्जील इमाम उसका वीडियो दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया, जिसमें वो चिकन नेक कॉरिडोर जो पूर्वोत्तर में है उसको ब्लॉक करने और असम को भारत से अलग करने के बारे में बात करते हुए सुनाई पड़ता है। पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका केंद्रीय है। इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों आगे चलकर ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त सबूत भी हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती। इसके साथ ही दंगों के मामले में कार्यकर्ताओं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दंगे के अपराध को छिपाते हुए आरोपियों के महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ता। उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का पत्र साझा किया गया। ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि वो लगातार उमर खालिद के बारे में सोच। आप अश्विनी कुमार को सुन रहे थे, वकील अश्विनी कुमार, जो कि आरोपियों के दरअसल वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलीम जावेद का कहना है कि 7 में से 5 को तो कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह फैसला स्वागत योग्य है। 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर बिशप मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से। यह पूरा मामला दिल्ली में हुए दंगे से जुड़ा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में दंगा भड़काने वालों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए। वो भी सजा के भागी हैं। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। ऋतराज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी बता रहे थे।
आज सवाल यह बनता है कि चाहे 1000 वर्ष पहले के जो खलनायक है उनके प्रति, मुगल आक्रांताओं के प्रति, या आज जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति, कांग्रेस पार्टी हमेशा, उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसी कितनी खौफनाक और खतरनाक तकरीर है कि उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का कंसर्न है, अमेरिका के लॉ मेकर्स लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क का मेयर लिख रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर जमानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जरा गौर कीजिए। क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी? कह रहे हैं अमेरिका के सांसदों ने लिखा, वहां के न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने लिखा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। यानी उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी क्या, या केस के मेरिट को देख करके देगी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, भाजपा के प्रवक्ता, साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता, विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक यही हमारे साथ मौजूद हैं, और विकास सारथी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए थे। पहले विकास के पास ही चलता हूं। विकास, यह मामला हाल में तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया, इसलिए भी चर्चा में आ गया कि 7 समंदर पार से चिट्ठी आने लगे, ओपिनियन आने लगे जोहरान ममदानी के, अमेरिकी सांसदों के। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 7 लोगों में से 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है कि ये 5 लोगों को जमानत दी जा सकती है, लेकिन 2 लोगों को, जिसकी चिंता में 7 समंदर पार तक लोग घुले जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लायक नहीं माना। क्या कुछ कहा, किस आधार पर नहीं माना? देखिए, जहां तक शर्जिल इमाम की बात है, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाया गया कि किस वीडियो में उसने जो चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की बात कही या उसको ब्लॉक करने की बात कही थी, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने चला करके दिखाया गया कि वो किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियोजन का आरोप था। उमर खालिद को लेकर के भी कोर्ट की फाइंडिंग यही है कि वो सक्रिय रूप से ये जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे थे या जो भी एजिटेशन ऑर्गेनाइज करने की पूरी योजना चल रही थी उसमें शामिल थे। कोर्ट ने एक बात यहां पर और कही कि यूएपीए के तहत इन लोगों के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। जरूरी नहीं कि आतंकवाद का मतलब हत्या, सीधे हत्या करना, धमाके करना, यही चीजें हों जी। अगर आप सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आपकी योजना पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की है और आपके एक्शंस जो हैं वो देश की संप्रभुता से समझौता करने वाले हैं, तो भी आतंकवाद के तहत, आतंकवादी विरोधी कानून के तहत की जा रही कार्रवाई उचित है। और यहां पर सबसे बड़ा मामला यह है कि पीएमएलए की तरह ही यूएपीए में भी एक सेक्शन है जो एक कहता है कि आरोपी को अपनी बेगुनाही प्रथम दृष्टया कोर्ट के सामने साबित करनी होगी, तभी उसको जमानत मिल सकती है। ठीक है। तो वहीं पर बात यहां उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ जाती है, जहां पर कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट उनको बेगुनाह नहीं मान रहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम कोर्ट केस की मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल अभी पेंडिंग है, जिससे नुकसान हो सकता है याचिकाकर्ताओं को। लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि कोर्ट अगर ये मानता है कि ये जमानत के लायक नहीं है तो प्रथम दृष्टया वो इनको इनोसेंट नहीं मान रहा है। हालांकि ये सारी चीजें ट्रायल के स्टेज पर निर्धारित की जाएंगी। डिले की जो बात है, कोर्ट ने कहा कि जो डिले के आधार पर जमानत दी जाती है वो सामान्य मामलों में तो उसको हम सीधे सीधे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब मामला देश की संप्रभुता से जुड़ा हो, आतंकवादी विरोधी कानून से जुड़ा हो, तो ये उतनी सीधी सपाट बात नहीं रह जाती कि ट्रायल में डिले हो रहा है और मैं बहुत सालों से जेल के भीतर हूं और इस आधार पर जमानत दे दी। बिल्कुल, यानी कि मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, और ये कोशिशें कहां से नहीं हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लायक नहीं माना। विनोद जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, अभी हमारे संवाददाता बता भी रहे थे, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई। इन दोनों के आरोपों को इतना गंभीर माना गया कि इनको जमानत से इनकार किया गया। लेकिन ये जो यहां से लेकर 7 समंदर पार तक कोशिशें हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वो दबाव बनाने की कोशिश थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं?
लाल जी, आज के जो इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम फैसले के बाद मेरे मन में एक सवाल नहीं, दो सवाल आए जी कि क्या हम में से कोई लोग या इस देश के इकोसिस्टम में आईवी ऑफिसर अंकित शर्मा का नाम कभी सुना है, जिसके 50 घाव लगे थे और उनको किस तरह बेदर्दी से दिल्ली दंगे में मार दिया गया था? बिल्कुल। क्या हम में से किसी लोगों के सामने में सीएए के तहत किसी की नागरिकता खत्म होने की कहीं पे हमें कोई प्रमाण आज तक मिला क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी केस नहीं आया है। तो आप ये सोच लीजिए कि इस देश के खिलाफ में, इस संप्रभुता की देश की संप्रभुता के खिलाफ में ये कितनी गहरी साजिश थी कि आपने सीएए के नाम पे जो ये प्रचंड विद्रोह करने की बात कही थी और जो कोशिशें हुई 2020 में, तो आप उसका मौका देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की उस समय में विजिट थी दिल्ली में और उसके साथ में जो दिल्ली के दंगे की शुरुआत हुई थी, उसके चीजों को समझने की जरूरत है जी। और ये शाहीन बाग का धरना और प्रदर्शन तो जो भी इंटरनेशनल खबर बनानी थी वो बनाए, क्या उन लोगों को थोड़ी सी भी उस इकोसिस्टम को शर्म हुई कि इतने साल के बाद किसी को आज तक सीएए के तहत उसकी नागरिकता गई? अगर नहीं गई तो कम से कम इसी सिस्टम को तो माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक भ्रम किया, कितना एक धोखा डिस्टर्बेंस किया। आपने करोड़ों की संपत्ति के नुकसान किया, आपने 53 से ज्यादा दिल्ली के दंगों में लोगों को मौत के शिकार बनाया, आपने सैकड़ों लोगों को अपंग बना दिया। और आप ये बात कह के, इकोसिस्टम की बात कह के, जो आपने राशिद अल्वी का अभी सुनाया या जितने भी लेफ्ट इकोसिस्टम है वो ये बात कह रहे थे, पॉलिटिकल प्रिजनर बता रहे थे। आप ये देखिए कि कितना अमेरिका के सांसद ने भी चिट्ठी लिख दी। तो आप ये बेशर्मी का ये देखिए कि जस्टिस का जी, कि दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा पन्नों का चार्जशीट कोर्ट के सामने में रख दिया है, सबूतों के साथ, फैक्ट के साथ, पूरे सीक्वेंस के साथ, और तब आप इस तरह के नैरेटिव दे रहे हैं। कपिल सिब्बल उसके वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी उसके वकील हैं, बड़े बड़े धाकर वकील हैं, ठीक है, वो अपना पैसा है उनका, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके साथ में इनका पे कौन कर रहा है? इस बड़े बड़े वकीलों का फाइनेंस कौन कर रहा है? फंड कहां से आ रहा है? पैसा कौन कहां फंड से कर रहा है? अगर आप इस तरह की साजिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के साथ में एक गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी गंभीरता को यूएपीए के जो आरोप हैं, उसी गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट ने समझा भी और उसी आधार पर यह फैसला भी आया। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस इसे नहीं समझ रही है? क्योंकि राशिद अल्वी जी की बात जो हमने अभी सुनवाई, क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी जी? कह रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममदानी ने लेटर लिखा, अमेरिका के सांसदों ने लेटर लिखा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत ममदानी के लेटर पर, अमेरिका के जो सांसद हैं उनके लेटर पर दे देना चाहिए था। यही नहीं इसको समझा जाए, और क्या समझा बताइए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर, और वैसे ही नहीं देना चाहिए जैसे ट्रंप के आदेश पे देश में सीज फायर भी नहीं होना चाहिए था। अब उसको अलबत्ता बात है कि अब वो चीन भी कह रहा है कि नहीं हमने कराया, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सर, एक बात आप समझिए कि एक देश में दो उदाहरण है, एक शरजील इमाम का और ये उमर खालिद का, और एक सर कसाब इस देश में पकड़ा गया, एक आतंकवादी था, उसका भी मसला है। दोनों में, दोनों की सरकारों का अंतर आप समझिए। हमने उस समय कसाब को, जो भारत का संविधान प्रोवाइड कराता है, आपको कानूनी अधिकार प्रोवाइड कराता है, और जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है एक आरोपी को दिया जाता है मौका, उस मौके को हमने उसको दिया, बाकायदे ट्रायल चलाया और उसको सजा कराई और फांसी दिया। लेकिन सर यहाँ पर एक दुखद विषय यह है कि 5 साल से आप ट्रायल शुरू नहीं कर पाते। सरकार के नकारेपन को साबित करता है कि आप कितने नकारे हो। आप इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हो क्योंकि आपको राजनीति करनी है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट मैं एक बात और कहूंगा कि अभी एक मसला हुआ केकेआर की टीम को लेकर। उस टीम के जो है उसमें संगीत सोम ने एक बयान दिया और शाहरुख खान को गद्दार कहा, जबकि उस टीम के 3 मालिक, जूही चावला और जूही चावला के हस्बैंड, लेकिन आप जो है शाहरुख खान को गद्दार इसलिए कहते हो क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं। आप बताइए, शाहरुख खान के 1 करोड़ से अधिक समर्थक होंगे इस देश में, अगर वो इस तरीके के आपके विरोध में, आपकी इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ अगर आप सड़कों पर आके अगर कोई हंगामा करते तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अभी मनसा की बात हो रही थी ना सर, ये क्या मनसा क्या थी? संगीत सोम की, उनके खिलाफ आज तक एक मुकदमा तक नहीं होता सर। जवाब देंगे इस पर कौशल कांत जी। ये कितना दुखद विषय है कि इस तरीके की
कोई भी कट्टरपंथी, चाहे वो कट्टरपंथी मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो ठीक है। कांग्रेस कभी समर्थन नहीं करती। ठीक है। लेकिन दुखद विषय ये है कि सिर्फ चर्चा होगी सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी की, और ये जो इनके दद्दा फुफ्फा चच्चा यानी लोग कि जो हैं, राशिद ये अल्वी आकर जी इस ने तरीके बात की भड़काऊ बातें कही, करेंगे। राशिद अल्वी जी ने जो बात कही उससे आपकी सहमति नहीं है? राशिद अल्वी जी का कहने का तो मतलब यही था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, जमानत दे देनी चाहिए थी। नहीं सर, ये बिल्कुल हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ट्रायल शुरू होना चाहिए, और ट्रायल जब तक ट्रायल नहीं शुरू होता, अब अभी आपने किसी वकील का नाम लिया, कोई भी वकील हो तो क्या करेगा? ठीक है, उसकी वकालत तभी काम आएगी जब ट्रायल शुरू होगा। बिल्कुल। जब ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है तो क्या उसकी वकालत का क्या मतलब है? और अभी ना वो दोषी है और ना ही गुनहगार जो है बेगुनाह है। तो संदीप जी, मैं आपको आपके ज्ञान को कोई इस पे डाउट नहीं कर रहा हूं, बस आपके ज्ञान में थोड़ा सा मैं संशोधन कर रहा हूं। कर्नल पुरोहित का नाम आपने सुना था? बिल्कुल सुना सर। 11 साल हो गए उस चार्जशीट भी कर्नल पुरोहित के खिलाफ में नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा का नाम आपने सुना है? चार्जशीट भी नहीं हुआ उसके खिलाफ में, और वो लगातार जेल में रही, और उसके बाद वो कितने कठिन से उनको यातनाएं दी गई। आपने सुना होगा इस तरह से दर्जनों लोगों के नाम जिनके खिलाफ में ट्रायल तो छोड़िए, चार्जशीट भी नहीं हुआ था। क्या आप ये देश और विधान की बात कर रहे हैं और यूपीए की बात कर रहे हैं? आप इस देश को सबक देने जा रहे हैं? संदीप जी का एक लाइन का काउंटर, फिर कौशल जी। बस याद दिला दिया। संदीप जी एक लाइन का काउंटर, फिर कौशल जी के पास जाना है। कर्नल पुरोहित और साध्वी जी के मसले पर बाकायदे समय से चार्जशीट आई, समय से जो है ट्रायल हुआ, और चार्जशीट तो उमर खालिद पर अभी आ गई है। चार्जशीट उमर खालिद पर भी आ चुकी है। आप भूलिए मत, कोर्ट ने ससम्मान बेल दिया है। चार्जशीट की बात आप करते हैं, ट्रायल की बात करते हैं। अरे सर, ट्रायल दूसरे राउंड में लौटूंगा अब आपके पास। कौशल कांत मिश्रा जी, तथ्यों को तोल मरोड़ रहे हैं। कौशल एकदम बिल्कुल पूरा तथ्य और सही तथ्य ही रखा जाएगा सिर्फ यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जिस तरह की साजिश, सरकार के खिलाफ साजिश बताई जा रही है, उसके बावजूद जमानत दिलाने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहां से लेकर 7 समंदर पार तक सक्रिय हो गया। अब ऐसे में जो संदीप जी की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, इसमें इस रुख से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस को उन्होंने कैसे दोष दिया कि कांग्रेस कम से कम देश हित की बात कर ले? कांग्रेस का जो पक्ष रखा राशिद अल्वी जी ने, वो सबने देखा, देश ने देखा, और कांग्रेस को अब देश के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है, अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क मेयर होता कौन है भारत में? क्या कर लेगा? वहां के करीब 8 सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है हमारे इंडियन एम्बेसडर को। वो क्या कर लेगा? उससे देश का कानून चलेगा? फिर बाद में कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। जब देश के खिलाफ बात करोगे, आतंकियों के साथ खड़े होगे, देश के गद्दारों के साथ खड़े होगे, उसके बाद उम्मीद करोगे देश की जनता आपके साथ खड़ी हो, और चिल्लाओगे कि ईवीएम हैक हो गया और इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। अरे भैया, कुछ ना कर पाओगे। अभी नहीं, 2047 तक कोई उम्मीद नहीं लगती। जिस रास्ते पे कांग्रेस और राहुल गांधी चल रहे हैं, उस रास्ते पे ये विपक्ष में भी रहने लायक नहीं बनेंगे। एलओपी बना दिया, अगली बार वो भी नहीं करेंगे, या ऐसा ही करते रहे। समझने की बात यह है कि नेटवर्क देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक दंगे के आरोपी के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो बिना लाखों करोड़ों रुपए लिए कोर्ट में झांकने नहीं जाते, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी देश विरोधी केस होते हैं, उन सभी में ये कांग्रेसी वकील क्यों नजर आते हैं? ये बड़ी समस्या है मेरी। तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम विदेश की डीप स्टेट के हाथ चल रहा है। और आपको देखना पड़ेगा, ये चाहे बुरहान वानी की बात कर लें, चाहे अफजल की बात कर लें, चाहे यासीन की बात कर लें, सब में यही एक उन्होंने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि कसाब को तो हमने फांसी दी, अजमल कसाब के फांसी की बात बता दें। कसाब के हाथ में कलावा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले तो यही थे ना। इनका तो बस ये चाहते तो कसाब को ही मार देते। हैदराबाद के
यूनिवर्सिटी का वोटर आईडी कार्ड उन सारे आतंकियों के पास निकला था, सबके हाथों में कलावा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पढ़ रहे थे। कर्नल पुरोहित का नाम लिया आपने, उनको जेल में रखा गया। उसे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले कौन थे? ये कांग्रेस के गद्दार थे। यही कांग्रेस के गद्दार थे जो देश के खिलाफ काम करते। सही बात है, उस समय एक भगवा आतंकवाद का टर्म उछाला था। ठीक है, भगवा आतंकवाद खत्म हो गया, अब नहीं नजर आ रहा। और एक आखिरी चीज कहता हूं, यूएस ने एक लिस्ट निकाली है, जो कह रहे थे ना कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये मेरी लिस्ट नहीं, यूएन की लिस्ट है, जिसमें 726 आतंकियों की लिस्ट निकाली गई है। उसमें से 702 आतंकी मुस्लिम है, 13 आतंकी क्रिश्चियन है और 11 आतंकी कोरियन है। जो सच्चाई है वो तो है, ये कहते हैं तो उसमें डाउट किया जाएगा, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप हमेशा इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया जाता है, वहाबी आतंकवाद का नाम, और देश ही नहीं पूरे विश्व में कहीं पे भी आतंकवाद होता है तो हमेशा यही विचारधारा आती है, तो उनके ऊपर डाउट किया जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनको शाहरुख खान का भरोसा चाहिए, देश को शाहरुख खान का भरोसा नहीं चाहिए। शाहरुख खान एक्टर है, अपनी एक्टिंग करें, देश चलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार पहले जरा विकास सारथी से अपडेट लेता हूं, आता हूं संदीप जी, आता हूं, बस थोड़ी देर में आता हूं, थोड़ी देर में। विकास, अब आगे चल करके इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में आप जमानत की याचिका दे सकते हैं। ठीक, अब इस आधार पर जो आरोपियों के वकील हैं उनका क्या कहना है? क्या वो ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश करेंगे? देखिए लालचंद, कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 1 साल तक या जो इसमें कुछ प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जिनकी आइडेंटिटी लोगों को नहीं बताई गई, रिवील नहीं की गई है, अगर वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं, या 1 साल, इन दोनों में से जो चीज पहले हो जाए, फिर ये लोग दोबारा से ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तब तक इनके हाथ बंधे हैं कि ये इन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपील के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला डिसमिस हो चुका है। 2 बातें और कि इसमें इससे पहले उमर खालिद को बीच में जमानत मिली है, लेकिन वो किन्हीं अन्य कारणों से मिली थी। एक परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मिली थी। वैसे मामलों में भले ही वो दोबारा से जमानत दाखिल कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में, लेकिन डिले और जो लंबे समय से वो विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में है, इन 2 आधार पर अभी उनके पास कोई राहत नहीं है। उनको वेट करना होगा प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट होने। ठीक, विनोद जी, मैं एक डेटा देख रहा था, विनोद जी एक डेटा देख रहा था जिसमें कि इस देश में 5 लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं, ठीक, जिनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो उनको जेल में रखा गया है। तो विचाराधीन कैदी 5 लाख हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना कि दर्द, वो उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए ही दिखाई पड़ता है। हम मानते हैं विचाराधीन कैदी एक मुद्दा है, लेकिन ये सारा दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए क्यों? लाल जी, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, त्रिपाठी जी भी भूल गए होंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, याद है? उन्हीं में से एक भारत टुकड़े होंगे क्या, जो एक हैं अभी कांग्रेस के बड़े नेता बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप जब इन विचारों को एक तरह से पुख्ता अमली जामा पहनाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे को, और उसको अपना मंच देंगे त्रिपाठी जी, तो ये ब्लेम और उंगली उठाने का मौका तो कौशल जी को मिलेगा, सीधा मिलेगा। देश ने कैसे नकारा है इस भारत तेरे टुकड़े होंगे का, ये बात आपने एक बार नहीं, दिल्ली के इलेक्शन से लेके बिहार के इलेक्शन तक के ट्रायल हुआ, कैसे प्रज्ञा को लेके हुआ, आपको साबित करना था। अब भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया का, मैं इस खबर को पुख्ता नहीं करता हूं, लेकिन मैं रेफरेंस के तौर पे जोड़ता हूं कि समझौता ब्लास्ट के में पाकिस्तान का जो एक आतंकी को पकड़ा गया था, उसने कन्फेस किया कि हमने समझौता ब्लास्ट में हमारा था, हमने उसमें प्लांटेड की थी। उसके बाद वहां जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उसको 15 दिन प्रयागराज से अलग अलग जगह पे घुमाया था, और आप जानते हैं उस केस से उनको बरी कर दिया गया, वो पाकिस्तान चला गया। और आपको एक एस्टेब्लिश करना था थ्योरी, तो आपने दूसरा थ्योरी एस्टेब्लिश किया। ये चीज इस देश ने देखा है, देखा है इस देश ने कि 2009 के बाद 8-9 से लेके लगातार किस तरह के आपने ट्रायल और किस तरह से चार्जशीट के मामले में देश को धोखा दिया है। जी, मैं संदीप जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, कौशल जी की भी प्रतिक्रिया एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट के आता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो
ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय कि दिल्ली दंगों के आरोपी में से 2 को, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी। सीधे संदीप त्रिपाठी जी के पास। संदीप त्रिपाठी जी, जो सवाल मैंने पूछा था कि देखिए भाई, विचाराधीन कैदी तो 5 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ममता उमड़ रही है इन्हीं 2 के लिए, ऐसा क्यों? नहीं सर, इन दोनों पर नहीं उमड़ रही है। हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया जी। मैंने कसाब का जिक्र इसीलिए किया कि अंतरराष्ट्रीय जिस चिट्ठी लिखने की बात आपने कही थी, उस संबंध में मैंने कहा कि ये आवश्यकता क्यों पड़ जाती है और आप क्यों मौका देते हैं। इसलिए कि और 5 लाख कैदियों के बारे में ये सारी बातें नहीं हो रही हैं। जिसकी चर्चा हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सर बहुत ही अनर्गल बात हमारे बवासीरी डॉक्टर साहब ने कही कि शाहरुख को अपनी एक्टिंग करनी चाहिए लेकिन देश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कंगना रनावत इनकी बुआ फुफ्फा आप शाहरुख खान, लगता है आपका सेंटीमेंट बड़ा हर्ट हो गया है। वो बोलेंगे नहीं भाई, लोग इस लोकतांत्रिक देश में क्या क्या नहीं देते हैं। वैसे में अगर उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ एक सेंटीमेंट बोल दिया तो इसको लोकतंत्र में खींच लीजिए ना। 5 हिंदू को कैसे मारा गया बांग्लादेश में, सहजता के साथ लीजिए ना इसको। उसके पहले नेता नहीं थी, क्या क्या बकलोली मारती थी, पूरा देश जानता है। ज्ञान मत दीजिए, शांति से सुनिए, मैंने सुना। और सर, शाहरुख खान इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनके बाबा ने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में उनकी आजाद हिंद सेना में काम किया था। पूरा रिसर्च करके बैठे में लगता है। लेकिन ये देश के गद्दार जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी अंग्रेजों के लिए की, ये बोल सकते हैं। अरे आज सत्ता में बैठे हो, देश का दुर्भाग्य, तुमने अंग्रेजों की दलाली में क्या क्या नहीं किया। कितने कौशल कांत जी, कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया, और आज ज्ञान दे रहे हो कि शाहरुख खान को ज्ञान दे दिया संगीत सोम ने। गद्दार कहां पर? और 84 करोड़ उसने पिछले वर्ष इनकम टैक्स दिया है। कौशल टैक्स वगैरह, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, डिबेट को ले जा रहे हैं कहाँ? शाहरुख खान पर हमारा डिबेट है। राशिद अल्वी जी ने जो बयान दिया है उस पर बोलिए। राशिद अल्वी जी का मानना है कि वहां से ममता जी ने चिट्ठी लिखी तो दे दीजिए जमानत। जैसे प्लेटफॉर्म का मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कट्टरपंथी की बात होनी चाहिए, ठीक है, तो इसी पर जवाब उनका ले लीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी जल्दी से, तरीके से बात करेगा। कौशल जी जल्दी से जवाब। एक मुकदमा तक नहीं लिखेंगे आप। कौशल जी जल्दी से एक मुकदमा तक नहीं लिखते हैं। अब जवाब सुन लीजिए। अरे भाई, बोलना तो बंद कर दो भैया। अब जल्दी से, क्योंकि अगली स्टोरी पर जाना, जल्दी से। अरे सुन तो लीजिए। आजादी आजादी लेके रहेंगे, आजादी, जिन्ना वाली आजादी। कौन नारा लगा रहा था? सलमान खुर्शीद बच्चे गोद में ले गए थे ना। सलमान खुर्शीद बच्चे को लेके गए थे ना। हिंदुओं से की है, काफिरों को सबक सिखाना होगा। ताहिर के एडमिटेड बयान है, मैं अपनी बात से नहीं बोल रहा। ताहिर के एडमिटेड बयान, बीच में मत भौंकिए, ट्रायल करिए। अच्छा, बीच में मत बोलिए, कुत्तों वाली बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए, उनका भी डॉक्टर साहब का भी सुन लीजिए। आप ही बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। जेल भेजो भाई अगर आरोपी है तो। कौशल जी जवाब। अरे भैया, इतने चालू कराना काम सरकारों का होता है। और विनोद जी आपको बता दूं, कर्नल पुरोहित का ट्रायल 2009 से 11 तक कंटिन्यू चला है। त्रिपाठी जी, तथ्य रखिए। अभी हमने यही बात की थी कि DD न्यूज के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सही तथ्य रखे जाएंगे। जी बोलने दीजिए, को बोलने दीजिए, तब आप फिर कौशल कांत जी को लाइए। कौशल कांत जी की आवाज, कौशल कांत जी की आवाज दीजिए। कौशल कांत जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्री उमर खालिद करके सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है। उसमें NGO, लेफ्ट ग्रुप, एडवोकेट्स, इंटरनेशनल एजेंसी, राजनीतिक दल, कुछ हमारे देश के राजनीतिक दल जिनके मेंबर यहाँ बैठे हैं, वो सब बैठे हुए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि देश को कमजोर करने के लिए कैसे कैसे लोग चल रहे हैं। और आप अपनी इंडिया की सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश अनस्टेबल है, पाकिस्तान अनस्टेबल है, नेपाल अनस्टेबल है, श्रीलंका अनस्टेबल है, और भारत देश आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है। तो दुनिया का नहीं है हमारी ग्रोथ से। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो विपक्ष के बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश की संप्रभुता पे समझौता करते हुए
अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। और फिर बाद में ये कहेंगे कि देश की जनता और इलेक्शन कमीशन हैक हो गया। कसाब का तो उल्लेख किया, दिलों को हैक करते हैं, इलेक्शन कमीशन हैक नहीं करती। बाटला हाउस को लेकर जो आंसू बह रहे थे उसका उल्लेख नहीं किया। बहुत स्मार्टली त्रिपाठी जी ने ये चीज कर ली। चलिए ठीक है, आगे हम लोग करेंगे इस पर और बात। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, विकास आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर हम लोग खास चर्चा आज करने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।